विभाजन अवस्था कोशिका चक्र की सेकंड अवस्था है विभाजन अवस्था एम फेज। ये इसी को डिवीजन फेज भी कहते हैं। तो यह अंतरावस्था में संश्लेषण पदार्थ से परिपूर्ण होने के बाद सेल डिवीज़न की तरफ जाती है। यानी जो इंटरफेज अवस्था होता है जिसे कोशिका विभाजन के पहले की अवस्था कहते हैं, उसके बाद की अवस्था को विभाजन अवस्था कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पदार्थों से संश्लेषित हो जाती है कोशिका, यानी पदार्थों को ग्रहण कर लेती है, पदार्थों का निर्माण हो जाता है। फिर जब पदार्थों का निर्माण हो जाता है तो उन पदार्थों का सेल डिवीज़न भी तो होगा। तो विभाजन अवस्था इंटरफेज अवस्था के बाद आती है। ठीक है, एम फेज भी इसको कहते हैं और डिवीज़न अवस्था भी कहते हैं। और यह कोशिका चक्र की दूसरी अवस्था है एम फेज। एम फेज को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। यह आमतौर पर आपने नाम सुना होगा समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीज़न, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, और एक होता है असूत्री विभाजन भी एक होता है। लेकिन मेनली रूप से हम 2 विभाजनों की बात करते हैं। एक समसूत्री विभाजन जिसे माइटोसिस या सूत्री विभाजन कहते हैं, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस कहते हैं। तो यह एम फेज के अंतर्गत आता है। तो बारी बारी से डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर 1 माइटोसिस डिवीज़न या समसूत्री विभाजन। सबसे पहले इसमें समय कितना लगता है, 1 से 1.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक का समय लगता है। यानी जो समसूत्री विभाजन होती है उसमें 1.5 घंटे से 3 घंटे तक का समय लगता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सम यानी समान, सूत्री यानी गुणसूत्र, और विभाजन यानी उनका विभाजन होना। तो वह विभाजन जिसमें विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के समान होती है, इसलिए इसे सम विभाजन भी कहा जाता है। इसकी सभी अवस्थाएं कोशिका चक्र का निर्माण करती हैं। यानी ये जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वे जनक कोशिकाओं के समान होते हैं। यानी पेरेंट्स से जो संतानों का निर्माण होगा उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होगी, अपने माता पिता के समान ही होगी। और यह कोशिका चक्र के जितनी भी इसकी अवस्थाएं होंगी वह कोशिका चक्र में या सेल साइकिल में भाग लेंगी। और ये कहाँ पर होता है, देहिक कोशिकाओं में होता है। देहिक कोशिकाएं का मतलब होता है कायिक कोशिकाएं, यानी ऐसी कोशिकाएं जो जनन में भाग नहीं लेती हैं। उसके बाद देखो, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने माइटोसिस शब्द का प्रयोग किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि माइटोसिस की खोज या माइटोसिस शब्द किसने दिया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने दिया था। यह विभाजन 2 भागों में होता है। यानी जो समसूत्री विभाजन होता है उसके भी कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 केंद्रक विभाजन, याद रखिएगा, केंद्रक विभाजन होता है और एक कोशिका द्रव विभाजन होता है। तो केंद्रक विभाजन को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ये पेपर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि केंद्रक के विभाजन को क्या कहा जाता है, तो कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ये जो केंद्रक का विभाजन होता है, आप तो जानते हैं केंद्रक कोशिका के बीच में सेंटर बिंदु होता है, आकार में गोल होता है, उसी को हम केंद्रक कहते हैं। और संपूर्ण कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी होता है। तो उसके विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। और इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, यानी केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाएं। पहला होता है पूर्वावस्था प्रोफेज अवस्था, सेकेंड होता है मध्य अवस्था मेटाफेज अवस्था, तीसरा होता है पश्चावस्था एनाफेज अवस्था, चौथा होता है अंत्यावस्था टीलोफेज अवस्था। आप इसे हिंदी में भी और इस इंग्लिश में भी याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में कभी कभी प्रोफेज अवस्था ही पूछी जाती है, पूर्वावस्था नहीं पूछी जाती है। तो चलिए इन्हें बारी बारी से डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके डायग्राम को भी समझा देंगे। पहला है प्रोफेज अवस्था। यह एक लंबी अवस्था है, प्रथम अवस्था है। यानी जो प्रोफेज अवस्था होती है कैसी अवस्था है, लंबी अवस्था है और प्रथम अवस्था कही जाती है। एवं जटिल अवस्था है, कैसी है, प्रोफेज अवस्था लंबी अवस्था है, जटिल अवस्था है और एक प्रथम अवस्था है। केंद्रक कला विलुप्त होने लगता है। क्रोमेटिक धागे तंतु कुंडलित होकर मोटे हो जाते हैं। यानी जो इसका केंद्रक होता है और केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसे केंद्रक कला कहते हैं, विलुप्त होने लगता है। और क्रोमेटिन धागे तंतु कुंडलित होकर मोटे हो जाते हैं, 2 अर्ध गुणसूत्र में बट जाते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर बढ़ने लगते हैं। ये सब चीज़ें हम बता देंगे आगे वीडियो में। मेटाफेज अवस्था, यह दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में गुणसूत्र के सेंट्रोमियर मध्य रेखा में पहुंच जाते हैं। यानी जो दूसरी अवस्था होती है कौन सी होती है, मेटाफेज अवस्था होती है। और इस अवस्था में गुणसूत्र से सेंट्रोमियर मध्य रेखा में पहुंच जाते हैं तथा अर्ध गुणसूत्रों के सिरे ध्रुवों की ओर उन्मुख होते हैं और तंतु सूत्रों से जुड़े रहते हैं। पश्चावस्था या एनाफेज अवस्था, इसमें गुणसूत्रों के मध्य
इसमें गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र सेंट्रोमियर से अलग अलग होकर संतति गुणसूत्र क्रोमेटिड्स ध्रुवों की ओर गति करते हैं और सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर यह VLJ के आकार या छड़ाकार हो जाते हैं और तरकु सूत्र विलुप्त हो जाते हैं। यानी तरकु तंतुओं का निर्माण कहाँ पर होगा? मेटाफेज अवस्था में होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे? पश्चावस्था एनाफेज अवस्था में विलुप्त हो जाते हैं। अब टीलोफेज अवस्था या अंत्यावस्था पुत्री अवस्थाओं पुत्री गुणसूत्रों को गुणसूत्र कहते हैं। यानी जो टीलोफेज अवस्था होता है तो इसमें क्या है, सब अलग अलग हो जाते हैं, तो पुत्री गुणसूत्रों को गुणसूत्र कहते हैं। इनमें केंद्रक और केंद्रक कला पुनः बन जाते हैं। यानी क्या होगा? पश्चावस्था या एनाफेज अवस्था के बाद जब गुणसूत्र V और L शेप के हो जाते हैं और तरकु सूत्र विलुप्त हो जाते हैं, तरकु क्या होंगे? विलुप्त हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर विलुप्त हो जाएंगे। सभी ये चीज़ें हम अभी बताएंगे आगे वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो टीलोफेज अवस्था जब आती है तो पुत्री कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं, और जब ये पुत्री कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं तो इन्हीं पुत्री कोशिकाओं में केंद्रक का पुनः निर्माण हो जाएगा, कोशिका कला का पुनः निर्माण हो जाएगा, सभी चीज़ों का पुनः निर्माण हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है कि किस अवस्था में विलुप्त होते हैं, तो प्रोफेज अवस्था में विलुप्त होते हैं केंद्रक कला सभी, और बनते किस अवस्था में हैं? तो टीलोफेज अवस्था में बनते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पिंडल फाइबर का निर्माण कहाँ पर होता है? तो स्पिंडल फाइबर का निर्माण जो होता है मेटाफेज अवस्था में हो जाता है। V और L और J शेप के क्रोमोसोम किस अवस्था में दिखाई देते हैं? तो एनाफेज अवस्था में दिखाई देते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो केंद्रक का विभाजन होता है कैरियोकाइनेसिस, वो भी 2 अवस्थाओं में होता है। कितनी अवस्थाओं में? केंद्रक का विभाजन 4 अवस्थाओं में होता है। चारों अवस्थाओं की हमने बात कर दी, लेकिन जो ये विभाजन होता है, यह विभाजन 2 भागों में होता है। यानी जो समसूत्री विभाजन 2 भागों में होता है, एक केंद्रक विभाजन होता है और एक कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। ये 2 भागों में होता है। पहला होता है कोशिका खाँच विधि, दूसरा होता है कोशिका पट्टीय विधि। ठीक है, पहला क्या होता है? कोशिका खाँच विधि, जो जंतु कोशिकाओं में होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक का विभाजन किस प्रकार का होता है? तो कोशिका खाँच विधि के द्वारा होगा। कोशिका पट्टी विधि पादपों में होती है। हालांकि यह सभी, ये जो कोशिका खाँच विधि है, कोशिका पट्टी विधि, आगे जो नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा उसमें हम डायग्राम के साथ इसको भी डिस्कशन करके एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे तरीके से। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।